डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 31 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी गई। बैठक जमीन की रजिस्ट्री के लिए खतौनी की जांच अनिवार्य। यूपी के 12,200 गांवों को बस की सौगात को मंजूरी। लखनऊ में सपा विधायक शाहिद मंजूर की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव। इफ्तार पार्टी में खालिद शरीद, फिरंगी महली भी मौजूद रहे। अखिलेश ने आयोजन को भारत की मिली जुली संस्कृति और भाईचारे की पहचान बताया। लखनऊ में डबल मर्डर से मची सनसनी। घर के अंदर मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा करेंगे कैसे अमेरिका अब ईरान, रूस और चीन के चक्रव्यूह में फंस गया है। ईरान के साथ जंग को अमेरिका क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा वर्तमान संघर्ष 2026 की सबसे बड़ी भू राजनीतिक उथल पुथल बन चुका है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक चक्रव्यूह में बदल दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और नेतृत्व को बदलने के उद्देश्य से की थी। हमले के पहले दिन ही ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मृत्यु हो गई। अमेरिका को लगा कि शासन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, लेकिन हालात बदल गए। ईरान ने तुरंत मुज्तबा खामेनी को नया सर्वोच्च नेता चुन लिया, जो अपने पिता से भी अधिक कट्टर माने जाते हैं। ईरान ने केवल रक्षा नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। हार्मुज जलडमरू मध्य के जरिए ईरान ने तेल आपूर्ति के इस सबसे बड़े रास्ते को बंद करने की धमकी दी। वहीं हार्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका ने चीन के सामने एक बड़ी पेशकश कर दी है, जो हैरान करने वाली है। अमेरिका ने कहा है कि यह चीन के लिए एक ऑफर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चीन के लिए एक उपहार करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल में ही अपने बयानों और ट्रुथ सोशल पोस्ट के जरिए चीन को यह संदेश दिया कि अमेरिकी अपनी नौसेना का इस्तेमाल करके हार्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखेगा। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका की तरफ से चीन को और उन सभी देशों के लिए एक उपहार है जो हार्मुज का उपयोग करते हैं, लेकिन चीन से जो ईरान से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन अगर हार्मुज जलडमरू मध्य बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ईरान ने दावा कर दिया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे हालात अब बनते जा रहे हैं जिसमें अमेरिका खुद ही अपने जाल में फंसता दिख रहा है। चीन और रूस इस युद्ध में सीधे तौर पर तो नहीं कूदे हैं, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे से अमेरिका की रणनीतिक घेराबंदी कर दी है, जिसके कारण अमेरिका अब चीन के बाद आर्थिक नाकाबंदी में ढील देने को तैयार दिख रहा है और रूस को भी सहूलियत देने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका अब हथियार सप्लाई यूक्रेन को रोक देने की बात कह दी है, लेकिन रूस अब रुकने को तैयार नहीं है। ईरान को रूस ने खुफिया जानकारी मुहैया कराकर अमेरिका को आईना दिखा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में पहले यही काम अमेरिका कर रहा था, तो एक समय रूस को काफी भारी पड़ा था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने जासूसी उपग्रहों के जरिए अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की सटीक लोकेशन ईरान को दे रहा है, जिससे ईरान सटीक जवाबी हमले कर पा रहा है। ईरान ने अमेरिकी जीपीएस को छोड़कर चीन के बेई-2 नेविगेशन सिस्टम को अपना लिया है। इससे अमेरिका के लिए ईरान की मिसाइल सिस्टम को जाम करना लगभग नामुमकिन हो गया है। रूस ने ईरान को S-400 वायु रक्षा प्रणाली और Su-35 फाइटर जेट्स की आपूर्ति की है, जिसे
अमेरिकी और इजरायली विमानों के लिए ईरानी आकाश को असुरक्षित बना दिया है। इसके बावजूद ईरान के वजूद पर आज सबसे बड़ा संकट खड़ा है, लेकिन इसके खत्म होने की संभावना कम और बदलने की अधिक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी तो उसे 20 गुना अधिक ताकत से मारा जाएगा और फायर एंड फ्यूरी का सामना करना होगा। ईरान सालों के प्रतिबंधों और हालिया विरोध प्रदर्शनों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर है। हालांकि बाहरी हमले ने फिलहाल वहां के लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट कर दिया है। रणनीतिकारों का मानना है कि ईरान पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन युद्ध लंबा चला तो यह युद्ध उसे एक असफल राष्ट्र यानी फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में डाल देगा। अमेरिका दिखाना चाहता है कि वह दुनिया का रक्षक है। यदि चीन ईरान की मदद करता है तो अमेरिका को यह सुरक्षा कवच हटा सकता है और जिससे चीन की 45% तेल आपूर्ति संकट में पड़ जाएगी। ट्रंप ने 20 बिलियन का एक पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। अमेरिका चाहता है कि चीन और अन्य देश इस सुरक्षा के बदले अमेरिकी बीमा और सुरक्षा तंत्र पर निर्भर रहें। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए ताकि वह हार्मुज को बंद करने की धमकियां देना बंद कर दे। आपको बता दें कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट को अब लग रहा है कि एक कभी न खत्म होने वाले गृह युद्ध में झोंक दिया गया है। पूरा मिडिल ईस्ट जिसमें कई देश हैं, वह सभी अब युद्ध की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मोनिका सूद और डॉक्टर निपुण। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी, रूस द्वारा खुफिया जानकारी शेयर करना और चीन के बेईदो नेविगेशन सिस्टम का उपयोग ईरान को अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध में क्या अजय बना दे रहा है? देखिए प्रसून जी, ये स्पष्ट है कि रशिया और चाइना जरूर इस तरीके की जो मदद है उसे वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ये एक स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन जहां तक ईरान की इस्लामिक रिजीम की कैपेबिलिटीज का प्रश्न है, वो लगातार डिग्रेड भी होती जा रही है। यद्यपि कि उसने लड़ाई एक जबरदस्त तरीके से लड़ी है अब तक, और उसमें जो चाइना और रशिया की भी जो इस तरीके की मदद है, इस तरीके का इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है, वो जरूर उनको उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग मिलिट्री सुपीरियरिटी है, उसके सामने ईरानियन इस्लामिक रिजीम को टिक पाना बहुत हद तक अकेले संभव नहीं है। ये यूनाइटेड रशिया संजीव जी, अगर आपकी बात मानी जाए तो ईरान को अब तक कमजोर हो जाना चाहिए था, लेकिन लगातार वह ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है। अमेरिका के जो सहयोगी मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके एक के बाद एक ऑयल डिपो को नष्ट किया जा रहा है। ईरान पूरी ताकत से उनको नष्ट कर रहा है। हार्मुज स्ट्रेट पर उसने दावा कर दिया है आज कि अब कोई भी जहाज जो अमेरिका या उसके सहयोगी देशों का, उनसे नहीं गुजरने दिया जाएगा। आखिर उसको ताकत किसके दम पे मिल रही है? अगर चीन और रूस नहीं दे रहे हैं तो कौन दे रहा है? संजीव जी, देखिए अभी इस युद्ध का 11वां दिन है और जाहिर है कि उसके पास अभी जो एक विशाल जो मिसाइल्स का जो जखीरा था, वो अभी पूरी तरह से स्पेंट आउट नहीं हुआ है। और उसमें भी अनेक तरीके की जो एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल्स भी हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, और जो मिसाइल सिटीज उसने बना रखी हैं, वो भी ऐसा लगता है कि अभी भी इंटैक्ट हैं। वहां तक अभी कोई हमला नहीं किया गया है और नहीं किया जा सका है। लेकिन ये जो पूरी जो फाइट है, वो ईरान की इस्लामिक रिजीम बहुत ही रोबस्ट तरीके से कर रही है, बात सच है। लेकिन उस तरीके की जो फाइट है, उसको सपोर्ट
अभी किसी तरीके के मिसाइल्स इत्यादि के माध्यम से देने की एविडेंस नहीं आए हैं, और लेकिन जो अवश्य इंटेलिजेंस सपोर्ट और इस तरीके का जो बैकग्राउंड सपोर्ट कुछ रशिया चाइना अवश्य दे रहे हैं, जिससे कि उसको इसका लाभ भी हो रहा है स्ट्रेटेजिक रूप से, अपनी रणनीतियां बनाने में टैक्टिकल लाभ भी हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे की क्या सिनारियो आगे क्या होता है। डॉक्टर मोनिका सूद, एक चीज तो तय है कि अब अमेरिका दबाव में आ गया है। जिस तरीके से सोशल ट्रूथ पर ट्रम्प का बयान आ रहा है और एक तरीके से देखा जा रहा है कि वह रूस को लेकर अब सॉफ्ट हो चुके हैं। यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिए हैं और घोषणा भी इसकी कर दिए हैं। चीन को कह रहे हैं हमारे साथ रहो, हम आपको तेल की आपूर्ति पूरी करवाते रहेंगे। लेकिन क्या वास्तव में परमाणु युद्ध का जो खतरा बताया जाता था वह परमाणु युद्ध से का खतरा टल गया है? क्योंकि अब जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं आगे, मुझे लग रहा है चाइना और रूस खुल के ईरान के साथ आ रहे हैं और आने वाला समय क्या ईरान की वजूद को कायम रख पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ट्रम्प ने कह दिया है कि 20 गुना ज्यादा ताकत से अब हम हमला करेंगे। देखिए, जो आपने सवाल पूछा थोड़ा मुश्किल है, पर इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि पहले हमें ना ईरान की स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी और एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर जब अमेरिका और वियतनाम का वॉर हुआ था, उसमें चाहे ये लोग बता रहे थे कि हम जीत गए हैं, पर पॉलिटिकली और ये लोग जो थे वो हार चुके थे। अमेरिका हार चुका था। सिमिलरली अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, जब इन्होंने तालिबान को खड़ा किया और इन्होंने वहां पर जंग करवाई, तो वहां भी 20 साल वो चलता रहा, एज अ प्रॉक्सी वॉर चलता रहा, पर उसमें आखिरकार जो जीत हुई थी वो अफगानिस्तान की हुई थी। बहुत छोटे देश थे, ठीक है। पर अब ईरान की स्ट्रैटेजी अब देखिए क्या है। मैं इसमें ये नहीं बोल रही हूँ कि अमेरिका हार जाएगा ईरान से, या ईरान की स्थिति अब इस समय ना जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है इस समय वो बहुत बदल चुकी है। तो जो ईरान की स्ट्रैटेजी हमें पहले समझनी पड़ेगी कि इसमें है क्या। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो ईरान का एडवांटेज है वो है उनकी ज्योग्राफी और उनकी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। ईरान ट्रेडिशनल वॉर में यूएस से वीकर है, मतलब कमजोर तो है, पर उसके पास पावरफुल चीजें क्या हैं? उनके मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल तो है या उनके पास, पर साथ साथ उनके रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जैसे कि हेजोबल्ला लेबनान से हो गया, और सबसे बड़ा उनके पास उनका हथियार है वो है जो आप बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। उनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का पूरा कंट्रोल है। अगर आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है, जहां से लगभग 20% तेल जो है पूरे विश्व में वो सप्लाई पास होती है, अगर ईरान इस रूट को ही खत्म कर दे, इस रूट को डिसरप्ट कर दे, जैसे कि उसने बोला कि भी अमेरिका का जो उनके सहयोगी जो भी हैं उनको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो इसकी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से ईरान के पास एक पावरफुल स्ट्रैटेजिक लीवरेज भी है। ईरान का अप्रोच डायरेक्ट वॉर से ज्यादा प्रेशर वॉरफेयर में है, यानी इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा डलेगा और उससे ये तोड़ा जाएगा। अब रही बात कि क्या रशिया या फिर क्या चाइना ये खुलकर सामने आएंगे, देखिए आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे हमेशा से। आप याद रखिएगा एक चीज, और आपको पता, आपने देखा भी होगा कि चाइना कभी भी खुलकर सामने नहीं आता। चाइना हमेशा लड़ाई देखता रहता है, तमाशा देखता रहता है। कहीं से छोटा मोटा उसने इम्पैक्ट करना होता है, किसी के साथ कहीं कुछ उसने पीछे से किसी को पुश करना होता है, वो करता है। वो तब सामने आता है जब सब वॉर खत्म हो जाती है, जब उस देश में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मोनिका सूद जी, आपने बेहद अहम जानकारी दी है, लेकिन हाँ जी, अगर यही हालात बन रहे हैं तो निपुण जी आपसे समझना चाहेंगे, भारत ऐसी स्थिति में महंगाई के दौर में झोंका जा रहा है या भारत अपने बलबूते पे इस वार के दुष्परिणामों को झेलने के लिए तैयार है? जी निपुण जी। देखिए, मैं एक बात कहूंगा। एक तो अभी जैसे मेरे पूर्ववर्ती दोनों ने बोला, संजीव जी ने और मोनिका जी ने, एक तो बात मैं कहूंगा कि जो जितने भी आज वॉर होती हैं उसमें ग्लोबल पावर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, यानी कि जब तक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक वो वॉर होती ही नहीं है। इस वॉर में भी यही कहानी है कि भले ही ईरान और इजराइल सामने है, लेकिन ये बैकग्राउंड में जो वॉरफेयर है वो अमेरिका और रशिया और चाइना के बीच में है। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वॉर।
दूसरी रही बात की भारत की हम बात करें, आप भारत के बारे में बोल रहे हैं कि भारत के पास में एक लक्ष्य है 2047 और भारत उसके लिए काम कर रहा है लगातार। भारत का कहना ये है कि हम अपने नए विकल्प और पुराने विकल्प जो थे उन पर भी हम लगातार क्या कर रहे हैं, नजर बनाए रखे हैं। खुद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने परसों कहा था कि हमारी पूरी नजर है कि कैसे भी करके हम अपने नए विकल्पों को बनाएं। अब आप सोचिए, रशिया से जहां बात हो रही थी कि तेल खरीदना बंद किया जाएगा, अब दोबारा फिर रशिया से हम ऑयल परचेज करने की बात कर रहे हैं। वही बात है कि अमेरिका ऑफर दे रहा है कि आप वेनेजुएला का तेल खरीदिए। तो तमाम तरह के जो नए विकल्प हैं उनकी ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उतनी बड़ी समस्या भारत के सामने इतनी बड़ी समस्या बनेगी। रीजन इतना ही है क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही डायनामिक तो है ही, लेकिन साथ ही क्या है, प्रोएक्टिव भी है। और जब निपुण जी, proactive हो सबसे तो ये बड़ा सवाल है कि इस जो सिक्योरिटी की गारंटी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, असल में क्या इस पूरे इलाके पे अमेरिकी दबदबे को कायम करने की कोशिश है या कुछ और? निपुण जी। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बात है कि इस पूरे इलाके में अमेरिका अपना दबदबा चाहता भी है और दबदबा बनाने के कारण में पूरे पीछे पीछे आप देखेंगे तो इकोनॉमिकल रीजन्स होते हैं। आप देखिए, जब से ये आईमैक की घोषणा हुई थी, आईमैक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर, उसके बाद ही पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है। चाहे वो इजराइल के ऊपर अटैक होना, फिर हमास वॉर होना, फिर हिजबुल्ला हूती शामिल होना, और आज आप ईरान इजराइल के बीच में सीधा वॉर आप देख रहे हैं। रीजन ये था कि आईमैक में इजराइल ने, अमेरिका ने जो योजना बनाई थी उसमें ईरान को साइड कर दिया था और सीधा एक नया रूट बनाकर आप क्या कर रहे थे, सुएज कनाल का भी एक अल्टरनेट रूट बनाने की बात कर रहे थे। अब अल्टरनेट रूट अगर बनता है तो वो गाजा स्ट्रिप से निकलेगा, और गाजा स्ट्रिप से निकलने का मतलब है कि वहां पर अमेरिका इजराइल का फुल्ली कंट्रोल होना चाहिए। जैसे वो गाजा से निकलेगा तो सुएज कनाल का अल्टरनेट रूट होगा, और यूरोप और मिडिल ईस्ट पर अगर किसी का दबदबा कायम होगा तो वो कायम होगा अमेरिका और इजराइल का। अमेरिका और इजराइल का दबदबा कायम होगा, लेकिन क्या चीन इसको स्वीकार करेगा? अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध क्या अमेरिका को भारी पड़ रहा है? क्या अमेरिका की जो रणनीति थी वह अब खुद उसके ऊपर भारी पड़ रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से निपुण जी जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका की जो रणनीति थी वह असल में अपना दबदबा कायम करने की थी, लेकिन सवाल है क्या चीन और रूस इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हालांकि अमेरिका की तरफ से ऑफर दिया गया है कि चीन के लिए उनकी ऊर्जा ज़रूरतों को संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा देने वाली बात अमेरिकी नियंत्रण में लाने की सोची समझी साजिश तो नहीं है? संजू जी। देखिए प्रसून जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपनी एग्जिस्टिंग हेजीमोनी है उसको वो बना करके रखना चाहता है, और उसके लिए वो हर तरीके के जो स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स वो ले रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो इनसिक्योरिटीज हैं वो भी स्पष्ट रूप से दिखती हैं। जब वो ब्रिक्स के राष्ट्रों के ऊपर टैरिफ लगाने की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि कहीं ब्रिक्स के राष्ट्र जो डी-डॉलराइजेशन की तरफ ना बढ़ने लगे, इस तरीके की आशंकाएं उन्हें रहती हैं। जो अमेरिका का जो एक वैश्विक जो प्रभाव है वो उससे कहीं कम ना होना शुरू हो जाए, इसकी उन्हें आशंका बनी रहती है। और इसी की वजह से वो अब उनकी अपनी जो सोच में ये भी अब आ गया है कि वो जो वेस्टर्न हेमस्फीयर है, जो कभी मुनरो डॉक्ट्रिन हुआ करता था, वो डुनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की जो डॉक्ट्रिन है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे रखने की बातें करते हैं। और जाहिर है कि अनेक ऐसे उन्होंने विचार अपने रखे और उसकी तरफ कदम भी बढ़ाए, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर करना और उनको किडनैप करके ले जाना, उसी तरीके से ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार करने की बातें करना, कनाडा को 51st स्टेट बनाने की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक स्टेट के रूप में बनाने की मंसूबे पालना, और पनामा नहर पे कब्जा करने की बात करना। तो ये जो अमेरिका के जो पूरे एक्शंस अभी तक रहे हैं, ईरान के पहले भी, उसमें भी अमेरिका अपने हेजेमोनी को, अपने दबदबे को बना के रखने की प्रवृत्ति की वजह से संजीव जी, क्या चीन इस स्थिति को स्वीकार करेगा?
देखिए, ना तो इसको चाइना स्वीकार करेगा, ना तो रशिया स्वीकार करेगा, और न ही जो इमर्जिंग अन्य जो पावर्स हैं, जाहिर है कि उसमें संजीव भारत का श्रीवास्तव बहुत जी, बड़ा इसके स्थान बाद अहम सवाल ये उठता है कि क्या जो ट्रंप कह रहे हैं कि 20 गुना ज्यादा ताकत से हम हमला करेंगे, क्या आने वाले समय में आपको विश्व पटल पर ईरान एक राजनीतिक सत्ता के रूप में दिखाई देगा या ईरान का वजूद मिट जाएगा? संजीव जी। देखिए, ईरान का तो वजूद मिटा नहीं सकता कोई भी, और ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को उसके वजूद को तो नहीं मिटा सकती। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि जो इस्लामिक रिजीम वहाँ की है और उसका जो वजूद है वो खतरे में स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये जो इस्लामिक रिजीम वो कमजोर पड़ती जा रही है, और यदि इसी तरह की स्थितियां बनी रही तो उन्हें इंसर्जेंसी इत्यादि में जाना पड़ सकता है। लेकिन जो अभी तक वो एक रूल कर रहे थे पूरे ईरान पर, एक अपने सत्ता की तानाशाही वाला भी रुख था, टोटलिटी भी थी, और हर तरीके का दमन शोषण भी था, तो वो जो वजूद इस्लामिक रिजीम का है वो जरूर संकट में दिखाई देता है। डॉक्टर मोनिका सूद जी, ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया जाएगा अमेरिका उसके सहयोगियों के लिए। अमेरिका ऊर्जा संरक्षण के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, वह तो इस संकट से बच जाएगा, लेकिन क्या दुनिया इस संकट को झेल पाने की स्थिति में है या नहीं, या महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी? बड़ा सवाल है जी। अगर ये ऐसा होता है तो मैंने पहले भी बताया कि वो एक मेजर रूट है जिससे कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिल जाएगी। तो जैसे आप बोल रहे थे कि चाइना की हम जैसे बात कर रहे थे, चाइना जो है वो देखिए इसके ऊपर काम कर सकता है, इसके चाइना या रूस इसके ऊपर एक मतलब अपनी सलाह या कुछ ऐसा मतलब ईरान को बोल सकते हैं, ताकि पूरी की पूरी मतलब पूरे विश्व के ऊपर इसका भार ना पड़े। पर जो चाइना है ना, वो भी अपने स्वेज कनाल जो है उसको कभी रिप्लेस नहीं करेगा, वो हमेशा एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी अपनाता है, जैसे कि मल्टीपल रूट्स अपनाने की कोशिश करता है। पर ये है कि उसके पास ग्वादर पोर्ट भी है पाकिस्तान का, वो अपना नॉर्दर्न आर्टिक रूट भी अपना सकता है। पर उसके लिए क्या होगा कि जैसे कि मैं बोलूं, रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन तो है ही उनका, मतलब वो तो लाइज है ही आपस में, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर नॉर्दर्न आर्टिक रूट ये लोग अपनाते हैं तो उसमें जो आर्टिक ओशन है उसके थ्रू रशिया का नॉर्दर्न सी रूट होगा, जिसमें यूरोप का जो डिस्टेंस है वो 30 से 40% कम हो जाता है। तो वैसे ही इसलिए चाइना इस रूट को पोलर सिल्क रूट के नाम से प्रमोट कर रहा है। मोनिका सूद जी, उससे बड़ा सवाल है, मैं आपसे सीधे एक लाइन में पूछना चाहूंगा, आने वाले समय में आपको विश्व पटल पर ईरान का नक्शा दिखाई देने की उम्मीद है या नहीं? देखिए, मैं थोड़ी सहमत हूँ हमारे जो श्रीवास्तव जी ने बोला उनसे, कि देखिए ईरान का वजूद कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जैसे वियतनाम खत्म नहीं हुआ, अफगानिस्तान खत्म नहीं हुआ, वैसे ईरान जो है वो बहुत ही मतलब पुराना जो है वो देश है, जो कि जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। निपुण जी, आपसे भी आखिरी सवाल, अगर ईरान इस युद्ध को लंबा खींचता है तो अमेरिका के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। उसके बाद एक ही सवाल बचता है, क्या अमेरिका ईरान के वजूद को मिटाएगा नहीं हमेशा के लिए? निपुण जी। नहीं, देखिए क्या है कि चीन और रशिया चाहेंगे कि ये वॉर लंबा खींचे और अमेरिका के जितने नुकसान होने हैं उतने नुकसान हो। और देखिए जिस प्रकार का अमेरिका सोच रहा है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका के लिए लाजमी होंगे, और उन ग्राउंड ऑपरेशन को कैसे किया जाएगा उस पर निर्भर होगा कि कुर्द, पाकिस्तान, इनको यूज किया जाएगा या अमेरिका ट्रूप्स हमको देखने को मिलेंगे। अगर ट्रूप्स देखने को मिलेंगे अमेरिकन, तो ये वॉर आप मान लीजिए अमेरिका के लिए एक बड़ा रिस्की हो जाएगा। वियतनाम और अफगानिस्तान दोबारा सबको रिपीट होता दिखाई देगा। देखिए ईरान बड़ी शक्ति नहीं है, बात है उसके बैकअप में कौन है, रशिया और चाइना। बेहद अहम बात, उसको बैक कौन कर रहा है। आप तीनों इस खास चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।